बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के उस पार एक सुंदर राज्य था, सिंहल द्वीप। चारों ओर नीला समुद्र, हरे भरे वन, सुगंधित फूलों से सजे उद्यान और ऊंचे ऊंचे राजमहल उस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। उसी राज्य के राजा गंधर्वसेन थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा माने जाते थे। उनकी एक पुत्री थी, पद्मावती। कहा जाता है कि पद्मावती बचपन से ही असाधारण बुद्धिमती और साहसी थीं। उनका सौंदर्य जितना प्रसिद्ध था, उनका स्वभाव उससे भी अधिक मनमोहक था। वे राजमहल में रहते हुए भी प्रकृति और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थीं। महल में उनका एक प्रिय तोता था। वह साधारण तोता नहीं था। वह मनुष्यों की तरह बातें करता और दूर दूर की बातें सुनाकर राजकुमारी का मनोरंजन करता था। एक दिन तोते ने पद्मावती से कहा, राजकुमारी, संसार बहुत बड़ा है। आपके राज्य से दूर भी ऐसे ऐसे राजा और वीर हैं जिनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती है। पद्मावती मुस्कुराकर बोली, तो फिर बताओ, क्या संसार में कोई ऐसा वीर है जो मेरे योग्य हो? तोते ने कुछ देर सोचा और फिर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह का नाम लिया। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह वीर, धर्मनिष्ठ और विद्वान हैं। उनके राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैली है। पद्मावती के मन में पहली बार उस अनदेखे राजा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उधर चित्तौड़ में राजा रतन सिंह अपनी प्रजा की रक्षा और राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। चित्तौड़ का किला विशाल और मजबूत था। उसकी ऊंची दीवारें मानो किसी भी शत्रु को चुनौती देती थीं। एक दिन रतन सिंह को सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के बारे में पता चला। उनके मन में भी जिज्ञासा जागी। किंवदंती के अनुसार आगे चलकर रतन सिंह सिंहल द्वीप पहुंचे और अनेक कठिनाइयों के बाद पद्मावती से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़ आईं। चित्तौड़ की प्रजा ने जब पहली बार अपनी नई रानी को देखा तो सब उनके सौम्य व्यवहार से प्रभावित हो गए। पद्मावती ने भी चित्तौड़ को अपना घर मान लिया। लेकिन राजमहल में हर कहानी हमेशा सुखद नहीं रहती। चित्तौड़ के दरबार में राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था। वह विद्वान होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। किसी कारण राजा रतन सिंह उससे अप्रसन्न हो गए और उसे चित्तौड़ से निकाल दिया गया। अपमानित होकर राघव चेतन दिल्ली की ओर चला गया। उस समय दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का प्रभाव बहुत बड़ा था। राघव चेतन ने अवसर देखकर सुल्तान के सामने चित्तौड़ की समृद्धि और रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा, चित्तौड़ में ऐसी रानी हैं जिनकी सुंदरता की तुलना संसार में किसी से नहीं की जा सकती। यह बात सुनकर अलाउद्दीन के मन में रानी को देखने की इच्छा जागी। यहीं से चित्तौड़ के इतिहास में एक कठिन अध्याय शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जब चित्तौड़ के लोगों को दिल्ली की सेना के आने का समाचार मिला तो पूरे किले में चिंता फैल गई। राजा रतन सिंह ने सभा बुलाई। उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा, यह केवल मेरे राज्य की परीक्षा नहीं है। यह हमारी धरती, हमारी स्वतंत्रता और हमारी मर्यादा की परीक्षा है। रानी पद्मावती ने भी राजा का साथ दिया। उन्होंने कहा, महाराज, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। चित्तौड़ की शक्ति केवल तलवारों में नहीं बल्कि उसके लोगों के साहस में है। राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, आपके शब्द मुझे और अधिक दृढ़ बनाते हैं। कुछ ही समय में अलाउद्दीन की विशाल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। किले के भीतर लोग चिंतित थे, लेकिन सैनिकों का साहस बना हुआ था। बाहर से शत्रु की सेना विशाल थी और भीतर चित्तौड़ की दीवारों के बीच वीर योद्धा अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। दिन बीतते गए। युद्ध की परिस्थितियां कठिन होती गईं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए कई उपाय किए। इसी बीच उसने राजा रतन सिंह से बातचीत का प्रस्ताव रखा। कहानी की प्रसिद्ध लोक परंपरा के अनुसार
उसने रानी पद्मावती को देखने की इच्छा प्रकट की। चित्तौड़ में यह प्रस्ताव पहुंचा तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा रतन सिंह ने कहा, रानी की मर्यादा सबसे ऊपर है। किसी भी परिस्थिति में हम उसका अपमान नहीं होने देंगे। आगे क्या हुआ? क्या अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देख पाया? क्या चित्तौड़ अपनी स्वतंत्रता बचा सका? और वह कौन सा निर्णय था जिसने पद्मावती को इतिहास की सबसे चर्चित रानियों में शामिल कर दिया? चित्तौड़ का किला चारों ओर से शत्रु सेना से घिर चुका था। किले के भीतर भोजन और आवश्यक वस्तुओं की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन राजपूत योद्धाओं का मनोबल अभी भी मजबूत था। राजा रतन सिंह जानते थे कि सामने कोई साधारण शत्रु नहीं था। दिल्ली की सेना विशाल थी और लंबे समय तक घेरा बनाए रखने की क्षमता रखती थी। इसी बीच अलाउद्दीन की ओर से फिर संदेश आया। संदेश में कहा गया कि वह रानी पद्मावती को केवल देखना चाहता है और इसके बाद वह चित्तौड़ से लौट जाएगा। दरबार में इस प्रस्ताव पर बहुत चर्चा हुई। किसी ने कहा, यह शत्रु की चाल हो सकती है। किसी ने कहा, हमें सावधान रहना चाहिए। अंततः लोक कथा के अनुसार एक योजना बनाई गई। रानी को सीधे किसी के सामने लाने के बजाय दर्पण के माध्यम से उनका प्रतिबिंब दिखाने की बात कही गई। अलाउद्दीन को यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी। कहा जाता है कि जब उसने दर्पण में रानी का प्रतिबिंब देखा तो वह उनके सौंदर्य से प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद घटनाएं अचानक बदल गईं। अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को अपने शिविर तक आने के लिए कहा। रतन सिंह वहां पहुंचे, लेकिन लौटते समय उन्हें बंदी बना लिया गया। जब यह समाचार चित्तौड़ पहुंचा तो महल में चिंता फैल गई। रानी पद्मावती ने स्थिति को समझते हुए कहा, यदि महाराज को छल से बंदी बनाया गया है तो उन्हें वापस लाने का उपाय भी हमें बुद्धि से ही करना होगा। चित्तौड़ के वीर योद्धाओं ने एक योजना बनाई। लोक कथा के अनुसार पालकियों में सैनिकों को छिपाकर दिल्ली के शिविर की ओर भेजा गया। योजना यह थी कि शत्रु को लगे कि रानी अपनी दासियों के साथ राजा से मिलने आई हैं। जब पालकियां शिविर तक पहुंची तो उनमें से सैनिक बाहर निकले और राजा रतन सिंह को मुक्त कराने का प्रयास किया। अचानक शिविर में अफरा-तफरी मच गई। राजपूत योद्धाओं ने अद्भुत साहस दिखाया और रतन सिंह को वहां से निकालने में सफल हुए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि संकट टल गया है, लेकिन इतिहास की दिशा अभी बदलनी बाकी थी। चित्तौड़ लौटने के बाद राजा ने किले की रक्षा की तैयारी और मजबूत कर दी। उधर अलाउद्दीन खिलजी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसकी सेना ने चित्तौड़ का घेरा और कड़ा कर दिया। किले के भीतर अब हर व्यक्ति जानता था कि आने वाला समय अत्यंत कठिन है। रानी पद्मावती महल में बैठकर केवल अपने लिए चिंतित नहीं थीं। वे चित्तौड़ की स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों की चिंता कर रही थीं। उन्होंने महल की स्त्रियों से कहा, संकट के समय डर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हमें अपने मन को मजबूत रखना होगा। एक वृद्ध महिला ने रानी से पूछा, महारानी, यदि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो गईं तो? पद्मावती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तब भी हम अपने साहस को अपने विरुद्ध नहीं होने देंगे। युद्ध चलता रहा। चित्तौड़ के सैनिकों ने अनेक बार शत्रु सेना का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती गई। लोक परंपराओं में इस समय राजा रतन सिंह और दिल्ली की सेना के बीच संघर्ष तथा अन्य वीरों की भूमिका का अलग अलग वर्णन मिलता है। पद्मावत जैसे साहित्यिक ग्रंथों और बाद की लोक कथाओं में भी घटनाओं के विवरण अलग हैं। इसलिए इस कथा के सभी प्रसंगों को शाब्दिक ऐतिहासिक तथ्य मानना उचित नहीं है। फिर भी पद्मावती की कथा सदियों से साहस, सम्मान और कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने की कहानी के रूप में सुनाई जाती रही है। अब चित्तौड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी
किले की स्थिति कमजोर पड़ रही थी। सैनिक जानते थे कि निर्णायक युद्ध निकट है। राजा रतन सिंह ने अपने योद्धाओं को संबोधित किया। आज हमारे सामने केवल विजय या पराजय का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे साहस को कैसे याद करेंगी। सैनिकों ने एक स्वर में जयघोष किया। महल में भी वातावरण बदल चुका था। रानी पद्मावती समझ रही थीं कि आने वाला समय अत्यंत कठिन है। उन्होंने अपनी सहेलियों और महल की स्त्रियों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, यदि भाग्य हमें कठिन परीक्षा में डाल रहा है तो हमें भी अपने साहस की परीक्षा देनी होगी। उधर चित्तौड़ के द्वार पर युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सूर्योदय के साथ रणभेरी बजने वाली थी। सैनिकों ने अपने कवच पहन लिए। घोड़ों को तैयार किया गया। किले की दीवारों पर प्रहरी तैनात कर दिए गए। राजा रतन सिंह ने अंतिम बार किले की ओर देखा। उन्हें पता था कि यह युद्ध उनके जीवन का सबसे कठिन युद्ध हो सकता है। और महल के भीतर रानी पद्मावती आने वाले निर्णय के लिए स्वयं को तैयार कर रही थीं, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। क्या चित्तौड़ की सेना अंतिम युद्ध में टिक पाएगी? क्या रानी पद्मावती अपने राज्य और सम्मान की रक्षा कर पाएंगी? चित्तौड़ की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। किले की दीवारों पर सैनिक तैयार खड़े थे। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थीं। महल में स्त्रियां अपने प्रियजनों के लिए मंगल कामना कर रही थीं। राजा रतन सिंह ने अपने सैनिकों को अंतिम बार संबोधित किया। वीरों, आज हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। सैनिकों ने तलवारें उठाकर जयघोष किया। किले के द्वार खुले और युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सैनिकों ने पूरी शक्ति से शत्रु सेना का सामना किया। युद्ध अत्यंत कठिन था। चारों ओर रणभेरी, घोड़ों की टाप और सैनिकों के जयघोष सुनाई दे रहे थे। चित्तौड़ के वीरों ने असाधारण साहस दिखाया, लेकिन शत्रु सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। समय बीतने के साथ किले की स्थिति अत्यंत गंभीर होती गई। महल में रानी पद्मावती को युद्ध की खबरें मिल रही थीं। हर खबर के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे राज्य के लोगों को साहस देना, हमारे मन से भय दूर करना। रानी के आसपास उपस्थित स्त्रियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन पद्मावती ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। इतिहास और लोक कथाओं में चित्तौड़ की इस घटना के बारे में अलग अलग विवरण मिलते हैं। प्रसिद्ध परंपरा में कहा जाता है कि जब चित्तौड़ की पराजय निश्चित दिखाई देने लगी, तब राजपूत स्त्रियों ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर का निर्णय लिया। यह प्रसंग अत्यंत दुखद है और इसे आज के समय में किसी के लिए अनुकरणीय कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उस दौर की युद्धकालीन सामाजिक परिस्थितियों और मान्यताओं से जुड़ी लोकस्मृति का हिस्सा है। कथा के अनुसार रानी पद्मावती ने भी अन्य स्त्रियों के साथ जौहर का निर्णय लिया। महल में वातावरण अत्यंत गंभीर था। एक महिला ने रानी से पूछा, महारानी, क्या हमें अपने प्रियजनों से फिर कभी मिलना नहीं होगा? पद्मावती ने उत्तर दिया, हमारा जीवन चाहे जितना छोटा हो, हमारा साहस उससे बड़ा होना चाहिए। किंवदंती के अनुसार चित्तौड़ की स्त्रियों ने अग्नि के सामने अपनी अंतिम प्रार्थना की। उधर पुरुष योद्धाओं ने अंतिम युद्ध की तैयारी की। वे जानते थे कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। चित्तौड़ के द्वार खुले। राजपूत योद्धा अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध अत्यंत भीषण था और अंततः चित्तौड़ शत्रु के अधिकार में चला गया। लेकिन चित्तौड़ की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। समय बीतता गया। राजा बदल गए, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन पद्मावती की कथा लोगों की स्मृति में बनी रही।
बाद के समय में कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने 16वीं शताब्दी में पद्मावत नामक प्रसिद्ध अवधी काव्य की रचना की। इसमें पद्मावती की कथा को साहित्यिक रूप दिया गया। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पद्मावत की रचना चित्तौड़ की घटनाओं के काफी बाद हुई थी और उसमें साहित्यिक तथा सूफी प्रतीक भी हैं। इसी कारण आज इतिहासकार पद्मावती की कहानी के कई हिस्सों को इतिहास, लोक कथा और साहित्य के मिश्रण के रूप में देखते हैं। फिर भी रानी पद्मावती भारतीय लोकस्मृति में एक ऐसी स्त्री के रूप में याद की जाती हैं, जिसकी कथा साहस, दृढ़ता और कठिन समय में अपने निर्णय पर अडिग रहने की बात करती है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों से नहीं बनता। इतिहास के पीछे उन अनगिनत स्त्रियों और पुरुषों की भावनाएं भी होती हैं, जिन्होंने अपने समय की परिस्थितियों में कठिन निर्णय लिए। चित्तौड़ की ऊंची दीवारें आज भी इस इतिहास की गवाह हैं। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन पद्मावती की कथा आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। और शायद यही किसी कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। समय बीत जाए, राज्य मिट जाए, महल खंडहर बन जाए, लेकिन किसी युग की स्मृति लोगों के हृदय में जीवित रहे। रानी पद्मावती की कथा भी ऐसी ही एक स्मृति है। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, राजनीति है, संघर्ष है, युद्ध है और सबसे बढ़कर अपने समय की कठिन परिस्थितियों के बीच साहस की कहानी है। यही कारण है कि सदियों बाद भी जब चित्तौड़ का नाम लिया जाता है तो रानी पद्मावती की कथा का स्मरण अवश्य होता है। और उनकी कहानी हमें यह संदेश देती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य का साहस और उसकी दृढ़ता इतिहास में अपनी छाप छोड़ सकती है।